ठीक है। स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। अब बेटा इसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होता है। तो उसमें सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेटा एक डीएनए होस्ट का। तो ब्लैक कलर से तो मैं बना रही हूँ सपोज होस्ट का। ये मैंने लाइनिंग बनाई है किस लिए बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ GAATTC और यहाँ CTTAAD और ये वाला आपको पता है थर्ड एंड हो जाएगा और ये वाला एंड 5 एंड हो जाएगा। और ये डीएनए किसका है बेटा, होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपको डीएनए डालना है, जिसके अंदर डीएनए डालना है, ठीक है। जो या फिर मैं ये कह लूं कि वेक्टर डीएनए, सिंपली होस्ट को तो बाद में करेंगे, वेक्टर डीएनए। दूसरा मैं बना रही हूँ ऑरेंज कलर से, या फिर ऐसा करती हूँ जैसे अपने बुक में दे रखा है, नहीं तो तुम मेरे इसमें देखोगे और फिर बुक में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही लेती हूँ। इस डीएनए को इन्होंने ले रखा है फॉरेन डीएनए, तो मैं इसको फॉरेन डीएनए ले लेती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको बुक में से ही पढ़ना है। ये तो हो गया बेटा फॉरेन डीएनए और ये डीएनए हो गया बेटा वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए यानी कि जो डीएनए उस फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। तो सबसे फर्स्ट चीज आता है कि हम लोगों ने वेक्टर के पास डीएनए, इसके पास भी बेटा बिल्कुल यही सीक्वेंस रहेगा, लेकिन किस तरह से रहेगा, इसका सीक्वेंस रहेगा GAATTC और यहाँ पे GAATT और C। अब बेटा हमने क्या यूज करा इनके ऊपर, दोनों के ऊपर हमने यूज किया सेम एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस पे भी वही रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इस पर भी सेम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है बेटा इको R1। और आपको पता है इको R1 जो होता है वो GAATTC ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। इसमें ये स्पेसिफिक साइट पे कट कॉज करता है। स्पेसिफिक साइट यानी कि ये हरदम केवल G और A के बीच में कट कॉज करेगा, इनके बीच में कट नहीं आएगा। ऐसे ही इसमें भी G और A के बीच में कट होगी। तो बेटा जब ये कट हो गया तो यहाँ पे भी ये G और A के बीच में कट होएगा, यहाँ पे इधर से कट होगा, ऐसे इसमें G और A के बीच में कट होगा और यहाँ पे ये कट होगा। तो सिंपली अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब जब अगर मैंने ये यहाँ पे काट दिया है बेटा तो ये इतना पोर्शन तो किसी के साथ अटैच नहीं है, तो ये पोर्शन तो निकल जाएगा, है ना, क्योंकि इस पोर्शन के साथ तो कुछ अटैच ही नहीं, ये पोर्शन तो क्या होगा, निकल जाएगा। ऐसे इसमें बेटा यहाँ पे जब कट हुआ तो इसके साथ कोई चीज नहीं है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन भी निकल जाएगा और ये इसके साथ अटैच रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये इधर केवल जी निकलेगा, केवल ओनली जी। तो अब मैं अगर बनाती हूँ इसको दोबारा से कि इकोलाई R1 का एक्शन अगर इसके ऊपर होता है तो क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट ये होता है। क्या रिजल्ट होएगा कि यहाँ पे केवल जी रह जाएगा, इसका AATTC निकल गया और यहाँ पे क्या रह जाएगा CTTA और A, जी निकल गया क्योंकि इसके बाद में कट हो गया था। ऐसे ही मैं इस एंजाइम को, इस वाले डीएनए को लेती हूँ, तो ये डीएनए को अगर मैं लेती हूँ
तो सिंपली अगर मैं इसे लूं तो आप ये देखो कि इसमें जी निकला है, जी रिमूव हो जाएगा क्योंकि कट यहाँ पे आ रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पे ए टी टी और सी, और यहाँ से ये टी टी सी कट के निकल जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या रह ये सॉरी सी, तो यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा जी, यहाँ पे जी रह जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। अब बेटा ये वाला एंड आप देखो ए सॉरी टी टी, तो ये ए अगर मैं इन दोनों को पास में लाऊं तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है। तो मैं अगर इन दोनों को पास में लाऊं तो ये एक दूसरे के, ये चारों इन चारों के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी मैं ये कहूंगी कि ये वाले जो एंड्स हैं, दीज एंड्स आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड। स्टिकी मतलब जो चिपचिपे होते हैं, यानी चिपक सकते हैं। तो ये वाला डीएनए, फॉरेन का डीएनए वेक्टर के डीएनए के साथ चिपक सकता है। ये ऐसे आए हैं बेटा, ये ऐसे, तो ये इसके साथ में ये यूं आके चिपक गए। अब यहाँ पर अब जब दोनों, मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला डीएनए इसके साथ में यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो अटैच करने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए, वो एंजाइम क्या चाहिए बेटा, लाइगेज, क्योंकि लाइगेज ही अटैच करवाया जाता है। तो अब स्टिकी एंड जो है वो अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद में अब क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा ये। और इसका ये, तो बेटा अब समझ में आया कि इसका ये वाला इतना ब्रांच इसके साथ अटैच हो गया, इसकी ये वाली ब्रांच इसके साथ अटैच हो गई, और ये वापस से आपका बन गया सीक्वेंस जी ए टी टी और सी, और यहाँ पे सी टी टी ए, ये जी इसके साथ ब्लैक के साथ जी। तो ये जो अब डीएनए बना, फॉरेन डीएनए किसके साथ अटैच हो गया बेटा, वेक्टर के साथ में अटैच हो गया। तो अब इस टोटल डीएनए को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी डीएनए के अंदर न्यू कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन का डीएनए। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आकर बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी है बेटा। आपको ये मैंने डायग्राम अभी बनाया है तो देख के ऐसा लग रहा होगा ओ ये डायग्राम तो आई कैन डू इट एनी टाइम, कभी भी बनवा लो, मैं जैसे अक्षय सो के उठता है तभी बना देता है ऐसे ही बना देगा, बट इट इज नॉट सो बेटा। सबसे बड़ी चीज है जब हम एग्जाम में बनाने लगते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि स्टिकी एंड कौन से वाले ब्रांच को बनाए, इसको बनाए या इसको बनाए। तो आपको सिंपली याद रखना है जहां पर कट हुआ है और उसके आगे जो बड़े ज्यादा अल्फाबेट है वो निकलते हैं। यहाँ पे बेटा देखो ये जी के इधर कट हुआ है तो ये तो इसके साथ ही अटैच रहेगा, लेकिन ये इसके साथ अटैच, ये इधर कट हुआ है तो ये हैंगिंग वाला पोर्शन निकल जाएगा क्योंकि आगे इसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ यस अक्षय राजपूत वांट टू से समथिंग। मैम अगर दोनों में इक्वल कट हुआ तो? हाँ ये वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। सबसे पहली चीज है, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षय ने पूछा है। अब जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये भी बेटा बहुत तरह के होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 1, restriction endonuclease enzyme 2, restriction endonuclease enzyme type 3। 3 तरह के होते हैं बेटा। उनमें से जो हम मेजॉरिटी में यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यानी डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यही एंजाइम ऐसा है जो स्टिकी एंड्स बनाते हैं। अब अपन अगर दूसरे एंजाइम्स की बात करें
करो कुछ अदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, दो ये हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एंजाइम सपोज हम लोग एक सीक्वेंस मान के चल ले कि ए टी सी और जी, और यहाँ पे हो जाएगा जी ए टी सी। ये भी बेटा सीक्वेंस क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक ही हो गया ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब मान लो कि मैं ये मान के चलूं कि एक कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में अपन उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में मतलब अपन करके चल ले कि कोई एंजाइम CYO16, ये हमने एक नया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन कॉज अ कट, और इसकी एक कैरेक्टर मतलब इनके कुछ फीचर्स होते हैं, उनमें एक फीचर है कि ये स्पेसिफिक रीजन से कट कॉज करते हैं। तो सपोज अगर मैं कहूं कि ये यहाँ से ए और टी के बीच में कट कॉज करेगा, तो ये ए और टी के बीच में यहाँ पे कट कॉज करेगा बेटा, है ना, टी और ए के बीच में, ए और टी नहीं, टी और ए के बीच में। हम लोग 5 एंड से रीड करना चालू करते हैं, तो टी और ए के बीच में कट कॉज करेगा, तो यहाँ पे भी इसने ये कट कॉज किया। अब अगर ये इस तरह से कट कॉज करेगा तो हमको दो एंड्स मिलेंगे, GATCTA, और ये एक डीएनए मिल गया, और एक डीएनए हमको क्या मिलेगा बेटा, ATCTAG, और ये दूसरा एंजाइम मिल गया, सॉरी ये दो डीएनए मिल गए। ये वाले जो एंड्स मिले ना, इन एंड्स को कहा जाता है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड यानी कहीं से भी कुछ जुड़ने के चांसेस ही नहीं है। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसी साइड से कट कॉज करता है कि दैट विल प्रोड्यूस ब्लंट एंड, तो उस केस में दोज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर नॉट यूजफुल फॉर द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो हम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 मोस्टली यूज करते हैं, वो कोई भी एंजाइम ब्लंट एंड नहीं बनाते, वो सारे एंजाइम क्या बनाते हैं बेटा, स्टिकी एंड, ये वाला ऐसे लटकने वाला, ऐसे ही इसमें भी ये लटकने वाला, और ये, तो ये सारे स्टिकी एंड्स बनाते हैं, इसलिए हम इन एंजाइम्स को यूज करते हैं। ओके बेटा, ओके, नाउ वी कम ऑन टू द, ये तो हो गया बेटा। आज आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि पेज नंबर 196 पर फिगर नंबर 11.1 ड्रॉ कर रखा है। 3 टाइम्स आप लोगों को देख देख के ड्रॉ करना है, और फिर 2 टाइम्स आपको देखे ड्रॉ करना है, और ईमानदारी से प्लीज ड्रॉ करना, देन यू विल कम टू नो कि 3 बार ड्रॉ करने के बाद भी हम लोगों को कोई ना कोई कंफ्यूजन रहेगा कि कहाँ पे क्या आना चाहिए था। तो ये तो हो गया बेटा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने का। आज यही डायग्राम करवाऊंगी, कल दूसरा करवाऊंगी कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं। तो अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा, हमने सबसे पहले टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे फर्स्ट टूल का मतलब पता है ना बेटा, कि द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर डूइंग एनीथिंग। अगर मिस्त्री छत बनाता है या दीवार बनाता है, तो उसके लिए उसको टूल्स चाहिए भाई, फावड़ा भी चाहिए, कई चीज चाहिए, वो जिससे सीमेंट डालता है वो भी चाहिए। तो यहाँ पे पहला टूल था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसकी हमने डिटेल स्टडी कर ली है। सेकेंड टूल अब जो आता है वो टूल आता है बेटा क्लोनिंग वेक्टर। नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर? तो एक्चुअली बेटा क्लोनिंग वेक्टर एज अ नेम इंडिकेट विच कैन मेक अ कॉपी। क्लोनिंग मतलब जो क्लोन बना सके यानी कि जो क्या कर सके, कॉपी बना सके। और वेक्टर का मतलब होता है विच कैरी, जो कैरी करे, जो कैरी करके लेके जाए, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। अब सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ वेक्टर का। हम लोग बात करते हैं बेटा प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम
एक प्रोटोजोआ होता है जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करता है मलेरिया, और हमारे अंदर ये जो मलेरिया डिजीज होती है वो प्लाज्मोडियम अपने आप नहीं आता है, इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर्ड बाय फीमेल एनोफिलिस। जब अगर हमें कोई फीमेल एनोफिलिस विच इज द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम, वो हमारा ब्लड जब सक करती है तो इट रिलीज सलाइवा, और उस सलाइवा के साथ में प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देती है। तो यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस जो है, इसके लिए मैं दो वर्ड यूज कर सकती हूँ कि एक तो या तो ये कैरियर भी बोल सकते हैं हम कि दैट कैरीज, और दूसरा मैं कह सकती हूँ कि इट एक्ट एज अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर है बेटा, क्योंकि वेक्टर को खुद को डिजीज नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। जैसे वेक्टर को खुद को डिजीज नहीं होती, वो उसके कुछ नहीं हो रहा है प्लाज्मोडियम से, बस वो तो प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में है और फिर वो हमारे पास ट्रांसफर कर रही है। तो यहाँ पे जो क्लोनिंग वेक्टर है वो डीएनए या जो वो प्लाज्मिड है वो कैपेबल है कि वो कॉपी बना सकेगा उस डीएनए की, और साथ में वो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी वेक्टर है बिकॉज इट कैन ट्रांसफर इट इनटू द होस्ट, ये होस्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है, तो उसे कहा जाता है क्लोनिंग वेक्टर। तो नेक्स्ट जो टूल हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा, दैट वी विल स्टडी अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है बेटा, तो सिंपली चीज है कि क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर की, प्रॉपर्टीज ऑफ। मैम हाँ बेटा, मैम इस वेक्टर से जो मतलब प्लाज्मोडियम है उससे फीमेल एनाफिलिस को क्या फायदा होगा? उसे फीमेल एनोफिलिस को कोई फायदा नहीं है, ना उसको कोई नुकसान है। ये तो नेचर में इवोल्यूशन के दौरान प्लाज्मोडियम ने अपने आप को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए मीडियम बना लिया। अब जैसे सपोज मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आप स्कूल आ रहे हो और आप स्कूल बस से आते हो, तो आप स्कूल बस से आते हो और आपकी बस छूट जाती है सपोज, तो आप सड़क पे खड़े हुए हो और वहां से कोई टीचर आ रहे हैं जो अपनी कार में आ रहे हैं, तो आपने अगर उनको लिफ्ट के लिए हाथ, तो आप वो लिफ्ट में मतलब एक्सेप्ट करा और उन्होंने आपको अपनी कार में बिठा लिया। अब आपको कि आप स्कूल पहुंच गए, लेकिन उन सर या मैडम को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, वो तो कार से वैसे भी कार आ रही थी, खाली कार आई या आप बैठ के आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो यहाँ पे सर या मैडम जो आपको कार में ले आए, वो केवल इसका काम कर रहे हैं बेटा, वेक्टर का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने आके ना तो कोई हार्म की, उनके साथ आके तो आपने उनको हार्म किया, ना उनको एडवांटेज हुआ कि भाई आप कुछ एडवांटेज हो गया कि आपने उनकी कार से उतरते टाइम कहा लो सर लो ये 10 रुपए में ऑटो से आती थी, आप रख लो 10 रुपए ऐश करो, तो ये तो हुआ नहीं ना बेटा। तो वेक्टर को ना फायदा होता ना नुकसान होता, ये तो सिर्फ एक मोड है ट्रांसमिट होने का। ओके बेटा, ओके सीमा, ओके। तो अभी बात आती है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो सबसे पहला क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि पहली चीज इट शुड हैव ओराई, इसके पास अपनी खुद की ओराई होनी चाहिए। और ओराई तो अभी तक आप लोगों को सबको पता ही चल गया होगा कि व्हाट इज ओराई। ओराई इज द साइट वेयर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अकर, वो साइट वो जगह जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है ओराई। तो सबसे पहली क्वेश्चन ऑफ ओराई, ओराई क्या है, तो ओराई के दो फंक्शन है बेटा।
मैं अगर फंक्शन लेती हूँ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओराई, तो सबसे पहला फंक्शन तो है बेटा कि इट प्रोवाइड साइट फॉर रेप्लिकेशन, कि वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन होगा, वो तो हमें भी पता है। दूसरा फंक्शन है कि द ओराई डिसाइड्स कॉपी नंबर, ये डिसाइड करता है कॉपी नंबर। अब ये एक नया वर्ड आ गया बेटा, कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या है? कॉपी नंबर का मतलब है कि अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर है, जैसे मैं मान के चलूं कि ये एक क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड के यहाँ पे एक ओराई प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं इसको ऑरेंज कलर से ले लेती हूँ, ये ओराई प्रेजेंट है, तो इधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ये हमें पता है। और ये ओराई ये भी डिसाइड करेगा कि ये प्लाज्मिड कितनी बार रेप्लिकेट हो सकता है, कितनी कॉपीज बना सकता है। तो वो कॉपीज किसी कोई वेक्टर 15 से लेके यानी 15 टाइम्स भी बना सकता है, 1 टाइम भी बना सकता है, 2 टाइम भी बना सकता है, या इट कैन फॉर्म 15 to 100 कॉपीज, यानी जो वेक्टर 15 से 100 कॉपीज बना के उसको ट्रांसफर कर सकता है, उस वेक्टर को हम बेस्ट वेक्टर कंसीडर करते हैं। कि मैंने आपको कोई एक नोटबुक दे दी, ये गायत्री काम करती थी ऐसे कि नोटबुक में अपना काम तो कर लिया, फिर दूसरे का भी काम कर दिया, कॉपी बना दी ना दूसरी, अक्षय को दे दी, अक्षय ने इसको चॉकलेट दे दी, फिर दूसरे ने सचिन ने कहा मेरा भी काम कर दे, सचिन का भी काम कर दिया, और किसी बच्ची ने कहा मेरा भी डायग्राम बना दो, तो आपने उसका भी डायग्राम बना दिया। तो आप मैक्सिमम कितनी कॉपीज बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉपी नंबर। तो ओराई के दो फंक्शन है, one is it is the provide the site for the replication and second it decides the copy number, okay। और ये दोनों चीज एक चीज में प्रेजेंट है, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर में जितना ज्यादा कॉपी नंबर हाई होगा बेटा, उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है वो क्लोनिंग वेक्टर। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वेक्टर के अंदर, वो आ रहे हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके अंदर, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? तो सेलेक्टेबल मार्कर आप लोगों को पता है बेटा, छोटी क्लासेस में या अभी भी कई बच्चों के पास मार्कर होता है, और वो पूरी नोटबुक बुक में मार्कर से ऐसे लाइन बना बना के सारे उनपे निशान डाल देते हैं कि ये पढ़ना है। तो सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमको कि भाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट या दिस टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज ये मेरे पास में बुक है, ठीक है। अब इस बुक में मैं सेलेक्टेबल मार्कर यूज करूं, तो मैं ये यूज करूं कि भाई कोई जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे होगी, तो उसमें मैं इसको मार्क कर दिया कि कॉलोनाइज्ड इमाइग्रेशन में सिग्निफिकेंटली मोर कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब मैंने यहाँ पे इसको मार्क करा है बेटा ऐसे, तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट कर लिया मैंने और उसको मार्क कर दिया। तो उसी तरह से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं। तो अब वो कैसे काम करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा। तो सिंपली इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हो सकता है नहीं समझ में आए एक बार में, लेकिन फिर मैं दोबारा से बताऊंगी। सेलेक्टेबल मार्कर में मैं सबसे फर्स्ट जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड। अभी तक अपन ने क्या पढ़े कि हम प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लेते हैं, है ना, जो ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। अब
साइंटिस्ट लोगों ने एक प्लाज्मिड सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट आर्टिफिशियली बना दी कि भाई ये एक सर्कुलर डीएनए और इसमें ये चीजें हैं। तो जो आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड है बेटा, मैं उसका डायग्राम बना रही हूँ। तो ये सर्कुलर डीएनए हो गया प्लाज्मिड का। इसको मैं डबल उसमें इसलिए ले रही हूँ कि मैं सारी साइट्स बना सकूं। तो ये सर्कुलर डीएनए हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस सर्कुलर डीएनए का इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक का एक जीन प्रेजेंट है। ये मैं जिधर जिधर भी ये बनाऊंगी तो इट मींस इट डिसाइड्स द जीन कि कौन कौन से जीन प्रेजेंट है। तो इस साइट पर एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है BAMH1। अब BAMH1 यानी यहाँ पर ये वाला, अब ये साइट मैंने नहीं बनाई, मैंने ये बताया यहाँ पर BAMH1, और नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा कि ये तो किसका नाम है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है। ध्यान देना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि BAMH1 यहाँ पे कट कॉज कर सकता है, यानी यहाँ पे ये कट कॉज कर सकता है, स्टिकी एंड बना सकता है। दूसरी जगह ये है, यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम SAL1, ये SAL1 है, ठीक है, हम साल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एक, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने जीन बनाया ना, ये जीन क्या है बेटा, अभी तो 10 मिनट्स है, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे जो जीन है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का क्या मीनिंग होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो जीन है वो जीन वो प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से ये वेक्टर जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा उस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। यानी जहां पे भी मैं ये लिखती हूँ कि आर, ऊपर आर लिख दिया तो यानी रेजिस्टेंट, यानी इसका मीनिंग TETR, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ बेटा कि इट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और टेट्रासाइक्लिन क्या है बेटा, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि एक दूसरा साइट है, ये वाली साइट, और ये साइट जो है ये रेजिस्टेंट है, मतलब ये साइट पर जो जीन है वो रेजिस्टेंट शो कर रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। तो दूसरा मैंने लिखा MPR। तो MPR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये जीन रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यानी ये वाला एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। यानी अब अगर अपन ने इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में डाल दिया तो उस प्लाज्मिड के ऊपर ना तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक असर करेगी, ये खूब आराम से रहेगा, उसमें भी सरवाइव करेगा, और ना ही इसके ऊपर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक अटैक करेगी। तो इसके पास ये दो जीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आर्टिफिशियल, क्योंकि ये आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड है। नेक्स्ट जो मैंने ये वाली साइट बनाई है बेटा, दिस इज द साइट ऑफ ROP। तो व्हाट डज इट मीन ROP? ROP का मतलब होता है द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, उल्टा नाम बोला जाएगा, प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। यानी ROP किसको कोड करेगा, ROP कोड करेगा, ROP वो प्रोटीन बनाएगा जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है, रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है। तो ये यहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है जो रेप्लिकेशन होने के जरूरी होने के लिए प्रोटीन बनाए।
उसके बाद में नेक्स्ट जो साइट है वो साइट है बेटा ये वाली, और ये साइट हो गई ओराई। और आप लोगों को पता ही है ओराई साइट तो क्या है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। बस 10 मिनट्स में। ये बेटा एक आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड हो गया जिसके पास क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो पहला फीचर होना चाहिए उसके पास ओराई है, दूसरा फीचर इसके पास होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर। तो बेटा एक्चुअली ये दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब सबसे पहले चीज है कि सेलेक्टेबल मार्कर होता किस, कहते हैं किसे। तो सेलेक्टेबल मार्कर, ध्यान देना बेटा जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन identification of transformant, identification between transformant and non transformant। यहाँ पे ये दो नए शब्द आ गए बेटा। अभी तक हम लोग बात करते आए थे, वो हम ये पढ़ते आए थे रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट, और अब हम एक नया वर्ड पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। टाइम बेटा लिमिटेड है, अभी कल ही मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, नहीं तो बीच में रह जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। अगर मान लो ये मेरे पास एक डीएनए है और ये डीएनए में एक ये फॉरेन डीएनए का पार्ट आ गया, ऑरेंज कलर वाला मैंने कहा ओरिजिनल डीएनए और ब्लैक कलर वाला फॉरेन डीएनए। तो अब मैं इस डीएनए को तो मैं कहूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इस डीएनए को तो मैं कहूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अगर मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया किसी होस्ट में, मैंने इस होस्ट में डाल दिया इसको, और होस्ट में जाके ये अब रेप्लिकेट करने लग जाए अपने आप, तो अब इस होस्ट को मैं कहूंगी ट्रांसफॉर्मेंट। पता चला बेटा, सॉरी, कि मेरे पास एक डीएनए आया जिसमें मैंने फॉरेन डीएनए को ऐड करा, है ना, मैंने एलियन डीएनए को ऐड कर दिया। तो अभी ये जो डीएनए है कंप्लीट, ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया तो होस्ट कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। तो एक्चुअली जो सेलेक्टेबल मार्कर होते वो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि भाई होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी फॉरेन डीएनए आया है या नहीं आया है, यानी ये रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से या फिर ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने में हेल्प करता है। और कैसे करता है वो हम लोग कल करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है ना। दोबारा से जरूर से रीड करना बेटा, और इस चैप्टर को बार बार रीड करते रहना, तभी आएगा। रही बात नोट्स की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा कि मैं नोट्स बनाऊंगी, ठीक है, और आप लोगों के पास सेंड करने की। चलो बाय बच्चे, बाय मैम, बाय मैम, बाय बेटा, बाय बच्चा, बाय बेटा, बाय बच्चों, बाय।